मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 10th सितंबर से लेकर 16th सितंबर 2023 के। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज की। जो इस वीक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है G20 के बारे में, जिसकी अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में जो भारत मंडपम में समिट हुई थी, उसकी कुछ डिटेल्स 4-5 है आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सो इसके हेडलाइन क्या है? G20 क्लिंचेस न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। जो आउटकम डॉक्यूमेंट है G20 का, उसका नाम था न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, जो कि यूनानिमसली किसी ने भी अपोज नहीं किया, उसको साइन किया गया है। और जो यूक्रेन के पैराग्राफ था, उस पे भी जो कंसेंसस था, किसी ने अपोज नहीं किया, उसको आप बोल सकते हो कि एक्सेप्ट किया है। इसके साथ साथ एक और जो यूनिक चीज हुई है, नई चीज हुई है, ये कि G20 के 21st मेंबर को G20 में एडमिट कर लिया है, जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। वो हम उसकी डिटेल भी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ये जो फाइनल डॉक्यूमेंट था, इसमें कुछ शिफ्ट थी जो कि पहले यूएस ने, यूरोपियन यूनियन ने और G7 कंट्रीज ने की थी, और किसके बारे में? यूक्रेन और रशिया के बारे में। तो इस वाले G20 का जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, उसमें रशिया को इतना हार्श वे में क्रिटिसाइज नहीं किया गया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसी G20 के पार्ट की तरह ही एक जो इनकी मीटिंग थी, जिसका नाम था वन फ्यूचर, उसको भी उन्होंने चेयर किया, जहां पर जो ये दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया यूनानिमसली। मैंने आपको भी बताया, इसको किसी ने अपोज नहीं किया। क्या क्या मेन चीजें थी? इंक्लूसिव ग्रोथ, एक्सेलरेटिंग एक्शंस टू डील विद क्लाइमेट चेंज एंड इंक्रीजिंग द मेडिकल सप्लाईज टू बी फ्यूचर रेडी फॉर हेल्थ इमरजेंसीज। ये जो थे मेन फोकस एरियाज थे हैं इस दिल्ली डिक्लेरेशन के। इसमें 83 पैराज हैं, कोई डिसेंट नहीं है, और जो डिक्लेरेशन थी इसमें ग्लोबल सेंसस को सिंबलाइज करती है। यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो एक बैकड्रॉप बनाया गया था, जिसके आगे आप बोल सकते हो कि एक हैंडशेक का जो वेन्यू था, जहां पर प्रधानमंत्री जी सभी जो कंट्रीज से उनके टॉप डेलीगेट्स को मिले, उनकी जो बैकग्राउंड थी, वहां पर कोणार्क व्हील को दिखाया गया था। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये ऐसे जो भी टॉप लीडर से मिल रहे हैं, इसकी बैकड्रॉप में कोणार्क व्हील है। सो कोणार्क व्हील ये क्या है? ये जो उड़ीसा का कोणार्क सन टेम्पल है, वहां से इसका ऐसे रेप्लिका बनाया गया है, एक आप बोल सकते हो कॉपी बनाई गई है इस बैकड्रॉप में। तो आपको क्या ध्यान रखना है? G20 का जो लोगो है, इसमें वो भी दिखाया गया है। थीम आपको पता ही है, हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, वासुदेव कुटुंबकम। और वासुदेव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है? महाउपनिषद से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसी के आगे जो बाकी लीडर्स थे, उनको वेलकम किया था। कोणार्क जो व्हील है, ये वैसे जो ओरिजिनल है उड़ीसा में, वो 13th सेंचुरी में बना था, किंग नरसिम्हा देव वन के राज में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। G21 बन गया है, मैंने आपको अभी बताया। अफ्रीकन यूनियन उसमें ऐड किया गया है। अफ्रीकन यूनियन क्या है? इसमें 55 अफ्रीकन नेशंस हैं, और इसको इंक्लूड करने का एक सबसे बड़ा जो एजेंडा था, वो ये था कि G21 इसको बनाकर ज्यादा जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ क्या है? ऐसे देश मोस्टली जो एशिया, अफ्रीका, इन कॉन्टिनेंट में है, जो कि रिलेटिवली वर्ड में यूज कर रही हूँ, रिलेटिवली पुअर है, डेवलप्ड नेशन से, डेवलपिंग नेशन है। कुछ ऐसी डेवलपमेंट के पैरामीटर्स है जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज से पीछे हैं, तो ग्लोबल साउथ उसको बोलते हैं। ये जो आइडिया था अफ्रीकन यूनियन को ऐड करने का, इंक्लूड करने का, ये भी हमारे ही प्रधानमंत्री जी ने वो प्रपोज किया था G20 लीडर्स को, जो कि सभी ने मान लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इनका जो हमारे प्रधानमंत्री जी के अकाउंट से स्टेटमेंट रिलीज हुई थी, ऑनर्ड टू वेलकम द अफ्रीकन यूनियन एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ G20 फैमिली, और ग्लोबल साउथ को ये स्ट्रेंथन करेगा। तो ये G20 के पहले मेंबर्स थे। कौन कौन से? अर्जेंटीना, ब्राजील, चाइना, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, टर्की, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इंडिया, इटली, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोपियन यूनियन यानी कि EU। और ये है अफ्रीकन यूनियन, जिसके 55 मेंबर नेशंस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है। इसके बाद आप इधर देख सकते हो, ये है
गुइनिया, ये ग्यूनिया बेसिन है, यहाँ पर सोमालिया बेसिन है, यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ पर रेड सी है, तो यहाँ पर इंडियन ओशियन है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्री। एक और चीज, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। एक और चीज जो आपको अफ्रीका के बारे में याद रखनी है कि अफ्रीका अकेला ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तीनों पास होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। इसके अलावा ये केप ऑफ गुड होप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में हिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि केप ऑफ गुड होप के थ्रू इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे, वो जो इनिशियली जो था 1498 में केप ऑफ गुड होप से ही जो फर्स्ट टाइम ये आए थे। और ये चीज पॉइंट आपको, ये जो लोकेशन है काफी स्ट्रेटेजी का आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल साउथ मैंने आपको अभी अभी बताया था, ये क्या है, डेवलपिंग, लेस डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड नेशंस है, जो कि प्राइमरीली अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में सिचुएटेड है। जो टर्म थी ग्लोबल साउथ, इसको किसने क्वाइन किया था, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे कार्ल ऑगल्सबाई, उन्होंने 1969 में ग्लोबल साउथ टर्म को क्वाइन किया था। ये जो नेशंस हैं, ये कंपैरेटिवली हायर लेवल ऑफ पॉवर्टी, इनकम इनइक्वालिटी और कुछ चैलेंजिंग लिविंग कंडीशंस जो है एक्सपीरियंस करते हैं कंपेयर टू ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल नॉर्थ क्या है, जो यूरोपियन कंट्रीज है, यूएसए है, कंपैरेटिवली जो थोड़ी सी रिचर नेशंस है, थोड़ी डेवलप्ड नेशंस है, उनको स्पेसिफाई किया जाता है ग्लोबल नॉर्थ से। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो G20 लीडर्स थे उनके स्पाउसेस को, उनके हस्बैंड या उनके वाइफ को चिरियाल स्क्रॉल पेंटिंग जो है वो उनको भेंट की थी, प्रेजेंट की थी। तो चिरियाल स्क्रॉल पेंटिंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए। चिरियाल, सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि चिरियाल स्क्रॉल पेंटिंग कौन से राज्य से है। ये जो चिरियाल स्क्रॉल पेंटिंग है ये तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करती है और मोस्टली हैदराबाद में करंटली बनाई जाती है। ये नक्काशी आर्ट का एक मॉडिफाइड वर्जन है जो कि लोकल मोटिव्स में बहुत रिच है। मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाती हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सुंदर पेंटिंग होती है। इसके थ्रू क्या दिखाया जाता है, जैसे महाभारत है, रामायण है, पुराणास है, उनसे कोई इवेंट लेके, कोई स्टोरी लेके उसको स्टोरी टेलिंग की तरह एक पेंटिंग में दिखाया जाता है। तो ये क्या है, एक सिमिलर एक फिल्म रोल की तरह, और ये डिपिक्ट करता है स्टोरीज इंडियन माइथोलॉजी से और शॉर्टर स्टोरीज जो कि पुराणास, एपिक से रिलेटेड है, जिसमें महाभारत, रामायण, शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण, ये सभी चीजें इसमें इंक्लूड रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडिया ने एक रिकॉर्ड बनाया है, अभी तक की G20 की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो एम्बिशियस प्रेसिडेंसी रही है वो इंडिया की रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, थीम का नाम है वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन कल्चर, तो वन फ्यूचर। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया, इसने 73 आउटकम्स रहे, एनेक्स्ड डॉक्यूमेंट्स है 39 और टोटल 112 रहे हैं, जो कि आज तक के सबसे ज्यादा है। सेकंड नंबर पर इटली के रहे 2021 में 65 और थर्ड पर लास्ट ईयर इंडोनेशिया के 2022 में। और नेक्स्ट ईयर किसके पास प्रेसिडेंसी दी गई, ब्राजील के पास। सो 2024 में G20 को ब्राजील होस्ट करने वाला है। इसके अलावा जो मेन जो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए वो देखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसमें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है लॉन्च की है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है, इंडिया के द्वारा ही लीड करने वाला एक इनिशिएटिव है। ये क्या करेगा, गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्रीज की एक अलायंस बनाएगा, एक कोलैबोरेशन बनाएगा, सो दैट बायोफ्यूल्स को अडॉप्ट करने के लिए फैसिलिटेट कर सके, उसको इजी हो सके। एम क्या है इसका, बायोफ्यूल्स को एनर्जी ट्रांजिशन के लिए एक मुख्य सोर्स की तरह रिप्रेजेंट करना और जो जॉब्स है और इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें कंट्रीब्यूट करना। इंडिया, ब्राजील एंड यूएसए ये फाउंडिंग मेंबर्स थे इस अलायंस के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका एम यही है कि ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स एंड रिड्यूस द वर्ल्ड्स डिपेंडेंसी ऑन ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, जो ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल है, जो ज्यादा ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन करते थे, उन पे डिपेंडेंसी पूरी दुनिया की कम करनी है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है, सेकंड जो एक मिशन है जो कि इंडिया ने लीड किया इस फील्ड में, क्लाइमेट चेंज में। इससे पहले इंडिया ने ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्रपोज की थी पेरिस COP21 में 2015 में, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, गुरुग्राम हरियाणा में। तो बायोफ्यूल्स क्या है, ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं जो कि बायोमास, जिसमें क्रॉप स्टबल क्या है, जो फसलों के पीछे कुछ चीजें बच जाती हैं, प्लांट वेस्ट हो गया, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो गया, तो इनसे बनता है।
नेक्स्ट बात करते हैं, इसी G20 में ही जो G20 के मेंबर नेशंस हैं, इन्होंने एग्री किया है कि वो 2030 तक जो ग्रीन एनर्जी की कैपेसिटी थी उनको 3 गुना कर देंगे। तो क्लाइमेट रिलेटेड एग्रीमेंट जो हुए हैं G20, वो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये बाइंडिंग नहीं है। जो UN की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, वहां पर जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, लेकिन G20 के बाइंडिंग नहीं है। तो एक मेजर स्टेप लिया गया है क्लाइमेट एक्शन के द्वारा G20 कंट्रीज ने कि हम क्या करेंगे, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 3 गुना कर देंगे। इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन तो कम होंगे ही होंगे, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो भी बढ़ेंगी। ग्लोबल जो ग्लोबल टेम्परेचर है हम उसको भी बढ़ने से, यानी कि उसकी जो बढ़ने की स्पीड है उसको भी हम कंट्रोल कर सकेंगे। G20 ने ये भी बोला है कि हम लाइफस्टाइल चेंजेस भी करेंगे सो दैट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंट्रोल कर सकें। तो ये कॉज के लिए सबने अग्री किया। ऐसी एग्जांपल्स आप कोट भी कर सकते हो। G20 डिक्लेरेशन में ये एक्नॉलेज किया गया है कि जो क्लाइमेट एक्शन है, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, ये अभी भी इनसफिशिएंट है, तो इसको और ज्यादा इस पे बढ़ चढ़ के उस पे काम करने की जरूरत है। तो इसी वजह से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, इंडिया ने एक G20 सैटेलाइट भी प्रपोज किया है फॉर क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन। ये क्या करेगा, जैसे अभी हमारा चंद्रयान 3 गया है, जो सेफली लैंड हुआ है, सक्सेसफुली लैंड हुआ है चांद पर, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि एक G20 सैटेलाइट बनाया जाए जो कि सभी G20 नेशंस को क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन में हेल्प करेगा। और इंडिया ने ये प्रपोज किया है और सभी कंट्रीज को इनवाइट किया है कि आप इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करो। जो भी इस पे अपडेट्स होंगी, जब भी होंगी, हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखना है, ऐसी चीजें भी आप एग्जाम्स में मेंस आंसर राइटिंग वगैरह में कोट भी कर सकते हो। आगे बात करते हैं, G20 के बाद इंडिया और सऊदी अरेबिया की एक मीटिंग हुई थी कॉरिडोर और स्ट्रेटेजिक टाइज में। वहीं पर इंडिया और सऊदी अरेबिया ने 8 एग्रीमेंट साइन किए हैं अलग अलग एरियाज में, जैसे एनर्जी हो गई, डिजिटलाइजेशन हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई। तो इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे मेन जो हुआ इसमें इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूएसए। ये क्या करेगा, इंडिया को ईस्ट कॉरिडोर तो पहले अरेबियन गल्फ के साथ कनेक्ट करेगा, देन इसके बाद आगे नदरन कॉरिडोर है जो कि इसको यूरोप से कनेक्ट करेगा। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंस किया कि हम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें इंडिया, यूएई, अभी जो भी मैंने पार्टिसिपेंट आपको बताई ये सभी इसमें इंक्लूडेड है। एम क्या है, ट्रेड को और बढ़ाना, जो भी इन्वॉल्व कंट्रीज हैं उनमें एनर्जी प्रोडक्ट्स का ट्रेड भी बढ़ाया जाएगा। इसमें अभी मैंने आपको बताया दोनों कॉरिडोर्स होंगे, इसमें रेलवे और शिप रेल ट्रांजिट नेटवर्क और रोड ट्रांसपोर्ट रूट्स, ये सभी चीजें इंक्लूडेड होंगी। बहुत ही पैशनेट, एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडिया सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली यूरोपियन यूनियन और यूएसए को ज्वाइन किया है एक इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए। मैंने अभी आपको बताया भी, ये इन्होंने पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट जो है ये लॉन्च की है, PGII, और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। तो ये जो है यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ये अलग से आपको ध्यान रखना है। नाम से ही आपको पता चल रहा है ये क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट पे काम करेगा। किस फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएगा, सो दैट हम चाइना को एक काउंटर कर सकें। और जो बाकी देश हैं, जो वन सिल्क रोड थी चाइना की, वन सिल्क वन रोड, वो वन बेल्ट रोड, उसको एक काउंटर किया जाएगा इन चीजों से, सो दैट चाइना बाकी देशों को कंट्रोल ना कर सके और इंडिया पे इन चीजों के लिए हावी ना हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है उन्होंने क्यूरेट की एक एग्जीबिशन, इस पे भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इसी पे एक पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसमें क्या था, इंडिया की जो डेमोक्रेसी की हिस्ट्री थी, इंडिया के जो डेमोक्रेटिक इथोस हैं, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से लेकर 2019 तक, वो सभी चीजें दिखाई लोगों को। ये अराउंड 16 लैंग्वेजेस में अवेलेबल था, जैसे जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, अरेबिक, पोर्टुगीज, इटालियन, देन है टर्किश, रशियन, सभी चीजें। इंग्लिश हिंदी में तो था ही, इसकी यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हो।
आगे बात करते हैं, G20 लीडरशिप समिट ने ये भी डिक्लेयर किया है कि वो इस तरफ काम करेंगे कि जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एक फुली फंक्शनल डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम हम बनाएंगे 2024 तक, जो कि WTO में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। WTO की अगर हम अपीलेट बॉडी की बात करें, अपीलेट बॉडी होती है जहां पर अपील की जाती है, वो WTO की हाईएस्ट कोर्ट है। ये क्या करती है, जो भी WTO के पैनल डिसीजंस लेते हैं उस पे अपील्स सुनती है। WTO की अगर बात करें, इसके हेडक्वार्टर्स इन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टेट्स को बोला है कि वो सभी जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम्स वगैरह हैं उसके रिलेटेड सारे डेटा को एक प्लेटफॉर्म के अंडर ले आए। सो नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर NDEAR के अंडर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने स्टेट्स को पुश कर रहे हैं कि वो विद्या समीक्षा केंद्र से ओपन करें। इसके बारे में भी हम अपकमिंग स्लाइड्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे, आप देखना। उस मैं आपको दिखाई देती हूँ, ये नेक्स्ट स्लाइड में ही है। सो विद्या समीक्षा केंद्र क्या है, ये सभी स्टेट्स में लॉन्च इनॉग्रेट जो है वो किए जाएंगे। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने विद्या समीक्षा केंद्र को इनॉग्रेट भी किया और 141 PM श्री स्कूल्स के भी नींव पत्थर रखा। इसके बारे में भी जो PM श्री स्कीम क्या है वो भी हम अपकमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सो ये जो है विद्या समीक्षा केंद्र अभी के लिए उत्तराखंड के देहरादून में जो लॉन्च किया गया है। इससे पहले गुजरात में किए गए थे, जहां पर जो ऑनलाइन डेटा है सभी स्कूलों का वो एक जगह पर पूरे स्टेट के आपको एक जगह पर मिल जाएगा। इसमें हायर एजुकेशन के रिलेटेड जो मेरिट के बेस पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, रिसर्च इंसेंटिव स्कीम्स दिए जाते हैं, वो भी इनॉग्रेट किए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, रेगुलरली अपडेटेड डेटा होगा, जैसे PM पोषण स्कीम है, मिड डे मील्स प्रोग्राम है, टीचर ट्रेनिंग डेटा है, जो अलग अलग इनिशिएटिव्स के अंडर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है, स्कूल ड्रॉप आउट और अटेंडेंस रिलेटेड जो भी डेटा है वो होगा। उसके बाद यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन होगी, UDIS प्लस। स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स होंगी नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अंडर। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स होगा। सो सभी चीजें इसमें जो है वो बोली गई हैं कि आप इसको आप करो और सारा जो डेटा है एक जगह पर नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर के अंडर एक जगह पर डेटा को करो। आगे बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है आयुष्मान भाव हेल्थ कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। इसके बारे में क्या है, जो आयुष्मान भाव कैंपेन है इसका एम क्या है कि सभी जो गांव हैं, जो कस्बे हैं पूरी इंडिया में, वहां पर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, सबको कवर करना कि कोई भी इंसान को हेल्थ सर्विसेज मिलने से रह ना जाए। ये ना हो कि किसी इंसान को हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल रही। ये जो कैंपेन है, ये आयुष्मान भाव कैंपेन, ये ग्राम पंचायत के द्वारा एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट, बाकी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, लोकल इलेक्टेड बॉडीज हो गई, अर्बन और रूरल एरियाज में सभी कोलैबोरेट करेंगे इस पे। इसमें 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स होंगे। एक तो आयुष्मान आपके द्वार 3.0, इसमें क्या होगा, हेल्थ सर्विसेज को डायरेक्टली लोगों के घरों में प्रोवाइड किया जाएगा। देन है आयुष्मान मेला, इसमें क्या है, जो हेल्थ फेयर्स लगाए जाएंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पर। देन है आयुष्मान सभा। आयुष्मान सभा क्या है, असेंबलीज होगी सभी गांवों में, पंचायत में, सो दैट हेल्थ के रिलेटेड डिस्कशंस और इनिशिएटिव्स लिए जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी ने फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम एक इनॉग्रेट किया है फार्मर्स राइट्स पर। इंडिया होस्ट कर रहा है ये 12 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक, जो कि बहुत सारे डेलीगेट्स ने अटेंड किया। ये फर्स्ट टाइम ऐसा जो सिंपोजियम है जो इनॉग्रेट किया गया है। इसका काम क्या है, जो किसानों के राइट्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फैसिलिटेट करना, कॉन्ट्रैक्टिंग जो पार्टीज हैं उनके द्वारा एक ट्रीटी के द्वारा अलग अलग इनोवेटिव अप्रोचेज, इफेक्टिव पॉलिसीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस हो गई, नॉलेज हो गई, एक्सपीरियंस शेयरिंग होगी, सभी पे डिस्कशन की जाएगी। सिंपोजियम जो है ये एक सेक्रेटेरिएट ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है FAO की, जो कि रोम में बेस्ड है, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। और होस्ट किसने किया था, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने
कोलैबोरेट किया इसके साथ प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी ने, जो कि ICAR के अंडर काम करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में। आगे बात करते हैं, गूगल क्लाउड ने रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेट किया है सो दैट वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग दे सके। जो सर्ट इन है, जो कि मीटी का पार्ट है, ये साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, हैकिंग, बाकी साइबर रिलेटेड इश्यूज के साथ जो डील करता है, वो ट्रेनिंग देगा 1000 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को और 1 लाख साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करेगा। साइबर फोर्स जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, ये साइबर डिफेंस बेस्ट प्रैक्टिसेस में ट्रेन होगा, जिसमें जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हैकेथॉन्स वगैरह सभी चीजें कंडक्ट की जाएंगी गूगल क्लाउड और मेंडिएंट एक्सपर्ट्स के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR एक फेस्टिवल जो है उन्होंने आप बोल सकते हो कि होस्ट किया है, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। कहां पर? बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी में, जो कि बुद्धिज्म के साथ रिलेटेड है। ये जो फेस्टिवल है इसको वैशाली फेस्टिवल का नाम दिया गया। ये 15 सितंबर को हुआ। इसमें जो एग्जीबिशन अभी हमने बात की थी, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उसी के चरणों कदम पर ये लगाई गई है। यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री ने जो की थी भारत मंडपम में। इस एग्जीबिशन का भी एम यही था कि डेमोक्रेटिक इथोस को हाईलाइट करना। वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, इसका भी काफी सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस है कि, और ये जो डेमोक्रेसी का बर्थ प्लेस है उसको कमेमोरेट करता है जो इंडिया है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। इसी से एक स्टिल जो लिया गया आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है इसकी एक्सटेंशन जो है वो अप्रूव की गई है। एक्सटेंशन का क्या मतलब है कि और इसके टाइम बढ़ा दिया गया है। तो इसमें क्या होगा, 3 सालों में, आगे आने वाले 3 सालों में 75 लाख LPG कनेक्शन दिए जाएंगे, जिसके लिए 1650 करोड़ की फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन की गई है। और जो कनेक्शंस हैं वो किस रेट पर दिए जाएंगे वो यहाँ पर मेंशन्ड, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ये स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की है, जो कि LPG कनेक्शंस देंगे BPL वमेन को। BPL क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन जो उनकी वमेन है, सो दैट कि उनको जो वो जैसे लकड़ी वगैरह यूज करती हैं चूल्हे वगैरह में, उससे पोल्यूशन जो होता है उससे काफी उनको हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो ना हो। ये जो स्कीम है ओरिजिनली 2016 में लॉन्च की गई थी और इसमें टारगेट किया गया था 5 करोड़ वमेन मेंबर्स का। उसके बाद सेकंड फेज इसका किया गया 2018 में, जिससे और ज्यादा कैटेगरीज में जो है इंक्लूड की गई, जैसे SC ST की वमेन हो गई, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, अंत्योदय अन्न योजना, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हो गई, टी गार्डन्स, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, आइलैंड्स। तो जो इसका सेकंड एडिशन था वो 2021-22 में वो किया गया, जिसमें एडिशनल 1 करोड़ और कनेक्शंस जो है रिलीज किए गए। आगे बात करते हैं स्वच्छता अभियान 3.0 की। इसका एम क्या है कि जो भी पेंडिंग मैटर्स हैं जो सफाई के रिलेटेड जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहां पर क्लीनलीनेस को प्रमोट करेगा। इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है ये पार्टिसिपेट करेगी स्पेशल कैंपेन में, जो कि 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चलेगा पेंडिंग मैटर्स पे। इसके अलावा सभी जो अटैच्ड ऑफिसेज हैं, फील्ड ऑफिसेज, ऑटोनोमस बॉडी, सभी चीजें जो है वो भी पार्टिसिपेट करेंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं PM श्री स्कूल्स की। मैंने अभी आपको पीछे बताया था, ये क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 14,500 से भी ज्यादा स्कूल्स की डेवलपमेंट करेगा, अपग्रेड करेगा। उनमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विप किया जाएगा, जैसे लैब्स हो गई, स्मार्ट क्लासरूम्स हो गए, बच्चों को और ज्यादा फैसिलिटीज दी जाएंगी। ये जो स्कूल्स है ग्रीन स्कूल्स की तरह डेवलप होंगे सो दैट वाटर कंजर्वेशन हो। उसके लिए क्या होगा, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई, बहुत सारी चीजें, टेक्निक्स अपनाई जाएंगी कि वाटर कंजर्वेशन की जाए, वेस्ट की रिसाइकलिंग की जाए, एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल की इंटीग्रेशन हो करिकुलम में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। सबसे पहले है, रिसेंटली एक डेटा के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने बोला है कि इंडिया सबसे ज्यादा एक लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर है किसका, बांग्लादेश का, जापान और चाइना से भी ज्यादा। इंडिया और बांग्लादेश के अगर हम देखें कि इनके इनिशिएटिव्स क्या हैं, सबसे पहले तो एक अगरतला अखौरा रेल लिंक प्रोजेक्ट है जो कि अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट है इंडियन साइड से भी, और इस साल के एंड में इनॉग्रेट किया जाएगा। काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसके अलावा 5 और ऑपरेशनल रेलवे लाइंस इन दोनों देशों में कौन कौन सी, पेट्रापोल टू बेनापोल, गीड टू दर्शन, सिंहबाड़ टू रोहनपुर, राधिकापुर टू बिरौल, हल्दीबारी टू
चिलाहटी एंड 7th रेलवे लाइन जो है वो असम को कनेक्ट करेगी बांग्लादेश से। नेक्स्ट बात करते हैं ताइवान स्ट्रेट की। ये न्यूज में था, तो ये आप देख सकते हो, ये है ताइवान स्ट्रेट जो कि ताइवान को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करती है, ताइवान को ईस्ट चाइना सी से कनेक्ट करती है। यहाँ पर साउथ चाइना सी है जहां पर ये ताइवान स्ट्रेट लोकेटेड है। तो स्ट्रेट क्या होती है, जो लैंड मासेस हैं उनको वाटर बॉडी से कनेक्ट करती है। ये न्यूज में था, तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करती है, आपको पता होगा कि G7 की इस बार जो चेयरमैनशिप थी जापान के पास थी। तो जापान ने आज G7 चेयरपर्सन एक गैप को ब्रिज किया है वेस्ट के साथ यूक्रेन पे। अभी मैंने आपको बताया था कि G7 के टाइम जो रशिया को काफी हार्शली क्रिटिसाइज किया गया था यूक्रेन सिविल वॉर और रशिया यूक्रेन सिविल वॉर पे, लेकिन G20 में ऐसा नहीं किया गया। उसी के रिलेटेड न्यूज है, ये इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको यहाँ पर मेंबर नेशंस बताने के लिए मैंने इंक्लूड किया। G7 के मेंबर नेशंस कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। अगर इसमें पहले रशिया होता था तो ये थी G8। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करती है आसियान की। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसमें अभी 10 मेंबर नेशंस हैं। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस एंड ब्रुनेई। अभी आसियान ने जो ईस्ट तैमूर है या तैमूर लेस्ते है, इसको 11th मेंबर की तरह एडमिट करने के लिए अग्री किया है। इन्होंने 2011 में आसियान की मेंबरशिप के लिए जो है अप्लाई किया था। इसकी आप लोकेशन भी देख सकते हो, ये है ईस्ट तैमूर, यही इंडोनेशिया के पास, जिसकी कैपिटल है दिल्ली। दिल्ली क्या है? DILI। यहाँ पर स्टार बना के दिखाई भी गई है। तो अभी अगर आपको पूछा जाए कौन कौन से मेंबर नेशंस है और कौन सा 11th, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, आसियान की अभी जो समिट हुई थी 2023 में की, वो भी इंडोनेशिया में हुई थी, और जो इंडिया है वो आसियान का मेंबर नेशन नहीं है। नेक्स्ट बात करती है लीबिया की। लीबिया क्यों न्यूज में था? क्योंकि इसमें एक बहुत ही भयंकर एक तूफान आया जिसका नाम था डेनियल, जिसमें एटलीस्ट 2000 लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो गई है और थाउजेंड्स अभी भी मिसिंग है। तो लीबिया की यहाँ पर आपको जो लोकेशन है पता होनी चाहिए। साउथ जो ये अफ्रीका में है, यहाँ पर इसकी जो बाउंड्रीज है, इस साइड इजिप्ट से लगती है, इस साइड सूडान है, शाद है, यहाँ पर नाइजर है, यहाँ पर अल्जीरिया है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसकी जो कैपिटल है त्रिपोली है, यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है। तो इसकी जो पोजीशन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं स्टेट न्यूज की। सबसे पहले तो रिसेंटली एक ओसोवोग की फर्स्ट समिट हुई है। कहा ये जो समिट किस पर थी? वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड पे, जो कि रिसेंटली न्यू दिल्ली में हुई है। अभी जो 18 G20 समिट के रन अप टू में ही हुई। इसको किसने ऑर्गेनाइज किया? पावर ग्रिड ने, जो कि एक महारत्ना कंपनी है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। इंडिया ने भी क्रॉस बॉर्डर जो इंटरकनेक्शंस अपने पड़ोसी देशों के साथ ऑलरेडी स्टैब्लिश किए थे, सो दैट। लेकिन जो ओसोवोग है ये क्या करेगी? ये मेक श्योर करेगी कि जो सोलर एनर्जी है इसके बेनिफिट्स सभी ले सकें, क्योंकि ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है। इस बहुत अबंडेंट फॉर्म में है, पॉल्यूशन नहीं कॉज करती, राउंड द क्लॉक आपको रिन्यूएबल एनर्जी चीप रेट पर, सस्ते रेट पर मिल सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे बात करते हैं इडुक्की डैम की, जो कि अभी न्यूज में थी। इडुक्की डैम कहां पर है? ये सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, केरला में। ये क्या है? ये एक टॉल आर्क डैम है। आर्क डैम होती है कंक्रीट डैम जो कि आर्क शेप में, कर्व्ड शेप में हो। यहाँ पर आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। ये पेरियार नदी पर बनाई गई है केरला में, और जो कुरावान और कुराथी हिल्स हैं उनके रवाइन के बीच में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट आर्क डैम्स इन एशिया एंड टोटल अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड में इट इज 3rd टॉलेस्ट आर्क डैम। आगे बात करते हैं इंडिया की पहली सोलर सिटी की। सांची जो कि एमपी में है, जो कि बुद्धा स्तूपा के लिए काफी फेमस है, ये अभी रिसेंटली इंडिया की फर्स्ट सोलर सिटी बन गई है। सोलर सिटी प्रोजेक्ट का एम क्या है कि जितना उस शहर में कंजप्शन है एनर्जी का, उसके इक्वल सोलर एनर्जी जो है क्रिएट करनी, और जो फालतू की होगी, जो बच जाएगी, वो एनर्जी वापस पावर ग्रिड को दे देनी। तो जो इसका एमपी का स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड IIT कानपुर, इन्होंने एग्रीमेंट किया था कि सांची को नेट जीरो सिटी बनाया जाएगा, उसी में है। तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट सोलर सिटी इंडिया की बन गई है सांची।
आगे बात करते हैं तमिलनाडु की, जिसका जहां पर जो सिटी है सेलम, उसके सागो को जीआई टैग मिला है। सागो क्या है, जिसको आप हिंदी में साबूदाना बोलते हो, इसके यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं। तो इसको अभी जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो कि इंडिया में जीआई रजिस्ट्री चेन्नई देती है। तो ये क्या है, स्मॉल हार्ड ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, पर्ल्स की, जैसे ये आपको दिखाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उड़ीसा के एक प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, रायगढ़ शॉल्स, जहां पर आप इनकी भी पिक्चर देख सकते हो। जो रायगढ़ शॉल है, उड़ीसा की एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, डोंगिया कोन्स, वो उनके जो मेंबर्स हैं वो इसकी हैंड वीविंग करते हैं, हाथों से वीविंग करते हैं। तो इससे क्या होगा, वहां की जो ट्राइबल आर्ट है उसको भी प्रमोशन मिलेगी, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप है उसको भी प्रमोशन मिलेगी। बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडर्ड एक एम्ब्रॉयडरी की होती है ये शॉल है, जो कि ये जो कबीला है ये अपने गेस्ट को, मेहमानों को एक गिफ्ट की फॉर्म में देते हैं। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की। सो महाराष्ट्र स्टेट ने अनाउंस किया है कि वो एक मैंगो बोर्ड सेटअप करेंगे कोंकण रीजन में, सो दैट जो लार्ज स्केल हापुस कल्टीवेशन है उसको जो है सपोर्ट कर सके बहुत अलग अलग एरियाज में, जैसे इंश्योरेंस, प्रोडक्शन, इन्हांसमेंट, पेस्ट कंट्रोल और रिसर्च। नेक्स्ट बात करते हैं निपाह की। निपाह के रिसेंटली केरला में केसेस देखे गए हैं। तो निपाह क्या है, एक वायरल डिजीज है जो कि किसी भी इंसान की जान भी ले सकती है। निपाह की अगर बात करें तो ये जूनोटिक डिजीज है, जो कि एनिमल्स से इंसानों में ट्रांसमिट होती है और इंसानों से आगे इंसानों में। कौन कौन से जो एनिमल्स हैं, जैसे बैट हो गए, चमगादड़ हो गए, पिग्स हो गए, उनसे ये स्प्रेड होती है। तो काफी खतरनाक डिजीज है, डेथ्स हो रही है इससे। और जो केरला में पहले भी देखा गया था, अभी फिर से इसके केसेस जो हैं देखे गए हैं। तो जो केरला एज अ स्टेट है हाई अलर्ट पर जो है रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बांगुस वैली फेस्टिवल की। बांगुस वैली फेस्टिवल जो है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नॉर्थ कश्मीर का कुपवारा जिला है, वहां पर ये जो बांगुस वैली है बहुत ही सुंदर एक वैली है। ये अपने ग्रीन मेडोज के लिए, ब्यूटीफुल हिल्स वगैरह के लिए काफी पॉपुलर है। और विंटर्स में यहाँ पर पूरे प्रॉपर स्नोफॉल की वजह से स्नो से कवर्ड हो जाती है। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक की। सबसे पहले नासा का मॉक्सी, जो कि जिसने सक्सेसफुली अभी मार्स पर, मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन जनरेट कर ली है। नासा का जो मॉक्सी है इसने 122 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस की है फॉर सस्टेनिंग अ छोटा सा एक डॉग है, उसकी ब्रीदिंग के लिए 10 घंटे उसने ब्रीद वहां पर सर्वाइव किया। ये कंपैक्ट डिवाइस है जो कि एक माइक्रोवेव के साइज की है। तो इसने ऑक्सीजन जो है वो जनरेट की है मंगल ग्रह पर। तो आपको ये मॉक्सी का नाम याद रखना है, कौन से ग्रह पर है, क्या इसने किया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की। सबसे पहले न्यूज है, अभी रिसेंटली 2 जो स्पाइडर की स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं। क्या क्या नाम है उन स्पीशीज का, एक तो है पाल्पीमेनस गुडावन एंड पाल्पीमेनस मलढोक। ये क्या है, जो राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क है और सोलापुर है, वहां पर ये पाए गए हैं, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है। एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसका घर भी है, यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी डेजर्ट नेशनल पार्क में और सोलापुर में पाए जाते हैं। ये जो स्पाइडर की 2 स्पीशीज हैं, गोडावन और मलढोक, ये अभी रिसेंटली जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लोकल नाम है, लोकल लोग उसको जिस नाम से जानते हैं उसी के नाम पर ये स्पीशीज का नाम रखा गया। ये जो स्पाइडर स्पीशीज से थोड़ी शर्मीली हैं, जो कि जो पत्थर होते हैं, रॉक्स वगैरह, उसके नीचे छुप जाती हैं। कलर की अगर बात करें तो ये मरून कलर की होती है, जो कि काफी यूनिक फीचर है अलग अलग बाकी की स्पीशीज से, सो दैट इसको पहचाना जा सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं जो एमिशन ट्रेडिंग स्कीम थी पहले, जो सूरत ने अपनाई थी, इम्प्लीमेंट की थी। अभी सूरत के बाद अहमदाबाद सेकंड सिटी बन गया है भारत में जिसने एमिशन ट्रेडिंग स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन लिया है। इसका एम क्या है, पार्टिकुलेट पोल्यूशन के साथ डील करना। कौन कौन से पार्टिकुलेट पोल्यूशन, मतलब जैसे PM 2.5 है, PM 10 है, इनके जो पॉल्यूटेंट्स है, ये पॉल्यूटेंट्स है, उसको कम करना। आगे बात करती है अफ्रीका क्लाइमेट समिट 2023 की, जो कि अफ्रीका में हुई है। इसका जो आउटकम डॉक्यूमेंट है उसका नाम दिया गया है नायरोबी डिक्लेरेशन। नायरोबी डिक्लेरेशन में उन्होंने क्या बोला है कि एक कॉमन वॉइस उनकी है
आगे आने वाले की ग्लोबल एंगेजमेंट से पहले उन्होंने ये भी बोला है कि क्लाइमेट फाइनेंस में $100 बिलियन जो है वो करने चाहिए, सो दैट जो डेवलपिंग नेशंस है उनकी जो प्रॉमिसेस हैं क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग वो फुलफिल कर सके। अफ्रीका की जो रिन्यूएबल जनरेशन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना, 2022 में जो 56 गीगावाट थी उसको 2030 तक कम से कम 300 गीगावाट तक पहुंचाई जाए, और जो न्यू इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज हैं सो दैट रॉ मटेरियल को वो प्रोसेस करें अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे, सब चीजों को वो मीट कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाइट सांबर डियर की। यहाँ पर आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं। एक्चुअल में जो व्हाइट सांबर डियर होता है इसमें एक कंडीशन होती है ल्यूसीजम नाम की, जिसकी वजह से इसकी स्किन का कलर व्हाइट या पेल स्किन होता है। ये कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है, जो कि अभी देखा गया है, जो कि कर्नाटका में है। ल्यूसीजम एक जेनेटिक कंडीशन है, जीन्स की वजह से होता है, जो कि एनिमल के स्किन की पिगमेंटेशन को अफेक्ट करता है। कोई फर है उनके या स्केल्स हैं, जैसे स्केल्स क्या होते हैं, जैसे स्नेक पर होते हैं, फिश पर होते हैं। कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें 3 डिस्ट्रिक्ट्स को स्पैन करती है और एक क्रूशियल कनेक्शन बनाती है। बन्नरघट्टा नेशनल पार्क है, बिलीगिरी रंगा स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व है, माले महादेश्वर हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इन सब में। इकोनॉमी की न्यूज की बात करते हैं। सबसे पहले है नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड, जो कि एसबीआई ने यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, जो कि देश का सबसे बड़ा बैंक है। इसका एम क्या है, कम्यूटिंग एक्सपीरियंसेस को इम्प्रूव करना और डिजिटल पेमेंट के यूज को बढ़ावा देना। ये जो इनोवेटिव नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड है, इसका एम यही है कि डिजिटल टिकट फेयर पेमेंट को सिंप्लीफाई करना एक सिंगल कार्ड में। जैसे आपने मेट्रो में पेमेंट करनी है, बसेस में, वाटर फेरीज, पार्किंग, सब जगह आप इसको यूज कर सकते हो। आगे बात करते हैं ग्रीशम लॉ की, क्योंकि एक आर्टिकल में इसके बारे में मेंशन किया गया था। तो ग्रीशम लॉ क्या है, इकोनॉमिक्स का एक लॉ है जो ये बताता है कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड। बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड का क्या मतलब है कि जो लीगली ओवर वैल्यूड करेंसी होती है, जो लीगली ओवर वैल्यूड करेंसी का क्या मतलब है, एक्चुअल में उसकी वैल्यू कम है लेकिन उसको उसकी किसी रीजंस की वजह से वैल्यू ज्यादा देखी जाती है, वो अल्टीमेटली लीगली अंडर वैल्यूड करेंसी को बाहर निकाल देगा। ये जो लॉ है ये ऑब्जर्व करता है करेंसी डीबेसमेंट के इफेक्ट्स को। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ग्रीशम जो लॉ है ये इसमें इस आर्टिकल में इन्होंने बताया कि जब गवर्नमेंट करेंसी एक्सचेंज रेट्स को फिक्स करती है तो क्या उसके इम्पैक्ट होते हैं। आगे बात करते हैं गेट कीपर्स की। यूरोपियन कमीशन ने रिसेंटली पहली बार 6 कंपनीज को गेट कीपर्स की तरह डेजिग्नेट किया है। कौन कौन सी, अल्फाबेट, अमेजॉन, एप्पल, बाइट डांस, मीटा, माइक्रोसॉफ्ट। डिजिटल मार्केट्स एक्ट के अंदर इसका क्या ये जो गेट कीपर्स है इसका काम क्या है या इसका एम क्या है इसको डेजिग्नेट करने का, कि ये क्या करते हैं बिजनेसेस में और जो कस्टमर्स हैं उनको कोर प्लेटफॉर्म सर्विसेज के रिलेशन में इंपॉर्टेंट गेटवे प्रोवाइड करते हैं। आगे बात करते हैं रिटेल इन्फ्लेशन की। सो रिटेल जो इन्फ्लेशन है वो अभी थोड़ी सी कम हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेंड ऐसे नीचे को आ रहा है। ये जुलाई में 7.44% थी, रिसेंटली 6.83% हुई। लेकिन जो फूड प्राइसेस है वो अभी भी काफी ज्यादा है। यहाँ पर आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है इसको मेजर करने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डिफेंस की अगर बात करें, इंडिया ने रिसेंटली वर्ल्ड की हाईएस्ट कम्बैट एयरफील्ड की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है। कहां पर, लद्दाख के नयोमा में। ये कौन करेगा, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। नयोमा क्या है, एक मेजर विलेज है सदर्न लद्दाख में, जो कि पहले भी जहां पर इंडियन एयरफोर्स का एक बेस है और एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड भी है, जो कि 1962 में स्टैब्लिश किया था। इंडिया चाइना वॉर भी हुई थी 1962 में। तो अभी वहीं पर दुनिया का सबसे हाइट पे एक कम्बैट एयरफील्ड बन रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज वरुणा 23 की, जिसका अभी 21वां एडिशन जो है इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच में हुआ। कहां पर, अरेबियन सी में। तो अरेबियन सी क्या है, जो इंडिया का है, इंडिया के वेस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है, ये इंडियन ओशियन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अरेबियन सी। इस साइड इसकी ओमान, येमेन, पाकिस्तान, इस सभी से ये जो है इसकी मैरीटाइम बाउंड्रीज लगती हैं। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स, रिपोर्ट्स, कोई स्कीम्स है, कोई लॉन्चेस है, इंडिसेस हैं। सबसे पहले तो एनपीसीआई ने कुछ प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है।
सबसे पहले है हेलो यूपीआई। हेलो यूपीआई क्या है कि आप वॉइस कमांड से बोलकर कमांड दो और यूपीआई पेमेंट कर सको। सेकंड है बिल पे कनेक्ट। ये क्या है, बिल पेमेंट्स को, कन्वर्सेशनल बिल पेमेंट्स को चैट के थ्रू करता है, मैसेजेस के थ्रू। देन है यूपीआई लाइट एक्स। यूपीआई लाइट एक्स क्या है, ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट है ऑन डिवाइस यूपीआई वॉलेट कस्टमर्स के लिए कि आप बिना नेट के यूपीआई पेमेंट कर सको। देन है टैप एंड पे। ये क्या है, एनएफसी इनेबल्ड क्यूआर कोड है यूपीआई लाइट के थ्रू जो कि आप पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो। देन है क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई। ये जो प्री सैंक्शनड बैंक क्रेडिट लाइन है कस्टमर्स की, उसको लिंक कर देगा यूपीआई के साथ। अगेन है यूपीआई एट एटीएम। ये क्या करेगा कि आपको एटीएम मशीन से कार्ड यूज किए बिना यूपीआई अकाउंट यूज करके आप पैसे जो है वो निकलवा सको। तो ये आपको सभी इनिशिएटिव ध्यान रखने हैं। ऐसी एग्जांपल्स भी आप कोड कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो एनपीसीआई से ही ये जो पिक्चर है दी गई है। आगे बात करते हैं वर्किंग विदाउट बॉर्डर्स। एक रिपोर्ट है जो कि रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने रिलीज की है, यहाँ पर आप इसका सोर्स भी देख सकते हो। इस रिपोर्ट के अंडर उन्होंने बताया है कि जो ऑनलाइन गिग वर्क है वो अभी 154 मिलियन जो एस्टिमेट था उससे बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 435 मिलियन है जो ऑनलाइन गिग वर्कर्स है पूरे ग्लोब में। गिग वर्क क्या होता है, जैसे आप परमानेंट, आपके पास कोई काम नहीं है, शायद वो प्रोजेक्ट बेस्ड हो या किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो। हिस्ट्री में या पुराने टाइम में गिग वर्क म्यूजिशियंस के लिए यूज होता था, लेकिन अभी जो है गिग वर्क में काफी सारी चीजें, जैसे आजकल लोग ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं, सबको गिग वर्क में इंक्लूड किया जाता है। और इस रिपोर्ट ने बोला है कि जो ऑनलाइन गिग वर्कर्स की डिमांड है वो भी डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आगे बात करते हैं शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड की, जो कि सीएसआईआर देता है। ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि पहले कुछ गैप हो गया था और 2022 के जो अवार्डीज की लिस्ट है वो 1 साल के डिले के बाद अनाउंस की गई है, जो कि इस बार 12 साइंटिस्ट को देगा ये अवार्ड 7 कैटेगरीज में। कौन कौन सी कैटेगरीज में ये अवार्ड देता है, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री एंड अर्थ साइंसेस। तो ये जो है रिसेंटली अनाउंस किए गए हैं। यहाँ पर आप इनके नाम भी देख सकते हैं। अश्विनी कुमार है, देन है माडिका सुब्बा रेड्डी, इनके बाद है अकाटू बिजू, देन है देवव्रता मैती, इनके बाद है विमल मिश्रा, देन है दीप्ति रंजन साहू। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रजनीश कुमार जी हैं, यहाँ पर अपूर्वा खरे हैं, इनके बाद है नीरज कयाल, देन है दिप्यामन गांगुली, इनके बाद है आनंदिया दास, देन है इसके बाद है वासुदेव दास गुप्ता। तो ये सभी आपको नाम ध्यान रखने हैं। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो है ये सीएसआईआर देता है, जो कि पहले इनके डायरेक्टर जनरल थे सीएसआईआर के, उनकी याद में दिया जाता है और ये यूजुअली 26 सितंबर को अनाउंस किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज रिपोर्ट 2023 की, जो कि यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की एक एनुअल रिपोर्ट है, जिसके अकॉर्डिंग स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पर रहा, सेकंड नंबर पर है कनाडा, थर्ड पर है स्वीडन। इंडिया की अगर रैंकिंग देखें तो इंडिया है 30th नंबर पर। इसमें क्या किया जाता है, कंट्रीज को रैंक किया जाता है उनके परफॉर्मेंसेस के अकॉर्डिंग वेरियस चीजों में। स्पोर्ट्स न्यूज देखते हैं। सबसे पहले तो है नोवाक जोकोविक। इन्होंने रिसेंटली 2023 यूएस ओपन में जीत हासिल करके अपना करियर का 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया है। और जो फीमेल प्लेयर्स में मार्गरेट कोर्ट के पास 24 टाइटल्स का जो ये रिकॉर्ड था, उसके साथ अब ये पैरेलल हो गए हैं, जहां पर आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। आगे बात करते हैं नेशनल गेम्स की, जो कि 37th नेशनल गेम्स है, इस बार गोवा में हो रही हैं, जिसके लिए वहां पर मशाल जो है लॉन्च हो चुकी है। मशाल गोवा के थ्रू ट्रैवल करेगी बाकी स्टेट्स के थ्रू भी 4 दिनों के लिए, सो दैट लोगों को हौसला दिया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए पार्टिसिपेशन के लिए। गोवा की अगर आप ज्योग्राफी देखो, यहाँ पर अरेबियन सी है, बाउंड्री इसकी लगती है एक महाराष्ट्र के साथ और एक कर्नाटका के साथ। 2 ही इसमें डिस्ट्रिक्ट है, एक नॉर्थ गोवा और एक साउथ गोवा, और इसकी जो कैपिटल है वो है पणजी। आगे बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप क्या है, रिसेंटली इसमें जर्मनी ने जीत हासिल की है सर्बिया को हराकर। फाइनल मैच हुआ था फिलीपींस के मनीला में। ये जो फीफा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप है, पहली बार जर्मनी ने जीता है।
इसका ये 19th एडिशन था। किस किसने मिलकर होस्ट किया था? फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान ने। देन बात करते हैं विराट कोहली की। ये फास्टेस्ट बैट्समैन बन गए हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने 13,000 वनडे इनिंग रन कंप्लीट कर लिए हैं सिर्फ 277 इनिंग्स में। पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम पे था जिन्होंने 321 इनिंग्स में 13,000 ओडीआई रन जो है स्कोर किए थे। ये जो रिकॉर्ड है इन्होंने रिसेंटली श्रीलंका में जब ये पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे थे तभी ये रिकॉर्ड सेट किया है। आगे बात करते हैं SAFF अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप की, जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश को हराया है और ये चैंपियनशिप जीत ली है। ये जो मैच था ये भूटान के थिम्पू में हुआ था, वहां पर चांगली मिथांग स्टेडियम है, वहां पर हुआ था, जहां पर आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हो। ऑबिचुरीज की बात करें, सबसे पहले डेनिस ऑस्टिन जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के क्रिएटर्स में से एक क्रिएटर थे। ये इन्होंने 1987 में क्रिएट किया था रॉबर्ट गास्किन्स के साथ मिलकर। आप यहाँ पर इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं, ये यहाँ पर पावर पॉइंट का सिंबल भी है। देन है उस्ताद अली जाकी हैदर। ये क्या है? रुद्र वीणा एक्सपोनेंट है, ही पास्ट अवे रिसेंटली। ये खंडर बनी क्या है? स्टाइल है जयपुर बीनकर घराना का, ध्रुपद का, उसी के एक्सपोनेंट थे, लास्ट एक्सपोनेंट थे। ये उनकी आप पिक्चर भी यहाँ पर देख सकते हो, मैं कलर चेंज करती हूँ, ये उनकी पिक्चर है यहाँ पर। देन है मालिनी राजूरकर। ये क्या थी? ये टप्पा और जो तराना स्टाइल होता है म्यूजिक का उसमें काफी एक्सपर्ट थी। ये ग्वालियर घराना से जो है उनकी एक्सपोनेंट थी और इनकी मास्टरी थी ख्याल और टप्पा स्टाइल में हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक में, जिसके लिए जानी जाती थी। और ये इंडिया के मेजर म्यूजिकल फेस्टिवल्स में भी इन्होंने काफी जो है बढ़ के ये काफी एक प्रोमिनेंट हिस्सा जो रोल प्ले किया है मुंबई में, जैसे गुनीदास सम्मेलन हो गया, तानसेन समारोह ग्वालियर का हो गया, पुणे का सवाई गंधर्व महोत्सव हो गया, शंकरलाल महोत्सव हो गया, दिल्ली का सभी। इंपॉर्टेंट डेज की अगर बात करें, सबसे पहले है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। ये 10 सितंबर को मनाया जाता है। WHO और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन USA सपोर्ट करते हैं और इस दिन लोगों को सुसाइड के जो रिस्क हैं उसके बारे में अवेयर किया जाता है और लोगों को सुसाइड बचाने के लिए जो चैलेंजेस फेस किए जाते हैं उसके बारे में उनको हेल्प की जाती है। 2021 का जो इसका थीम था 2021 से लेकर 2023 तक, वो था क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शंस। नेक्स्ट है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। ये भी 10 सितंबर को। फर्स्ट एड क्या होती है? अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो आप उसको एड देते हो, ये सितंबर के सेकंड सैटरडे को हर साल मनाया जाता है। इस बार ये 10 सितंबर को पड़ा। फर्स्ट एड की इंपॉर्टेंस के बारे में ये लोगों को अवेयर करता है। इस बार का थीम था फर्स्ट एड इन द डिजिटल वर्ल्ड। देन है नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। 11 सितंबर को मनाया जाता है उन शहीदों की याद में जिन्होंने नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दे दी कंट्री के रिमोट कॉर्नर्स में। 11 सितंबर 1730 को 360 से भी ज्यादा लोग बिश्नोई कम्युनिटी के उनका कत्ल कर दिया था। खिजारली जोधपुर के पास एक जगह है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खेजरी के जो पेड़ थे उनको गिराने के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया था। देन है यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन 2023। 12 सितंबर को मनाया गया। ये क्या करता है? जो इम्पोर्टेंस है साउथ साउथ कोऑपरेशन की उसके बारे में अवेयर करता है कि जो डेवलपमेंट चैलेंजेस है उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं ग्लोबल साउथ में। इस बार का इसका थीम था सॉलिडेरिटी, इक्विटी एंड पार्टनरशिप, अनलॉकिंग साउथ साउथ कोऑपरेशन टू अचीव द जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देन है हिंदी दिवस जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार इसमें क्या होता है? हिंदी को अडॉप्ट करने के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा उसको ये मार्क करता है। इस दिन यानी कि 1949 में 14 सितंबर को हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उसकी तरह अडॉप्ट किया गया था। देन है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जो कि 15 सितंबर को मनाई जाती है। 2007 में यूएन जनरल असेंबली ने 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी का नाम दिया सो दैट इसमें डेमोक्रेसी के जो लोकतंत्र के प्रिंसिपल्स को प्रमोट किया जाएगा। 2023 का इसका थीम क्या था? एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। इसके बाद है इंजीनियर्स डे। ये भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। जो एम विश्वेश्वरैया जी हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन, और जो उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में कंट्रीब्यूट किया
उसको सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 का इसका थीम था इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसकी भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।